हेलो एंड वेलकम टू जी फिजिक्स। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एंट्री टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो इसका कॉन्सेप्ट लेना बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं हम फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट। सो व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट? फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट इज बेसिकली emission of electrons from the metal surface when light of suitable frequency falls on it. क्या डेफिनेशन हमने इसकी कही है कि अगर हम एक मेटल सरफेस पे किसी तरह की लाइट फेंक दें, और लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि उसकी फ्रीक्वेंसी एक खास फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। ये सूटेबल फ्रीक्वेंसी क्या होती है इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम किसी भी मेटल सरफेस पे कोई खास फ्रीक्वेंसी की लाइट फेंक दें तो उस मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। उस इफेक्ट को, इस फिनोमेना को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। अब अगर हम किसी सरफेस पे लाइट फॉल कर दें तो हमें पता नहीं चलेगा कि उस सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन्स को नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो इस चीज को चेक करने के लिए हम कुछ ऐसा सेटअप बनाएंगे जिससे हमें आइडिया हो कि अगर हम मेटल सरफेस पे लाइट फेंक रहे हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अगर हो रहे हैं तो क्या क्या चीजें चेंज करने से हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन है वो कम ज्यादा हो रही है। एक बात पहले डिस्कस करते जाए कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं इस केस में, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने की वजह से कुछ ना कुछ करंट प्रोड्यूस होगा और उस करंट को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। सो हम कुछ ऐसा सेटअप बनाएंगे जिसकी हेल्प से हम इस फोटो इलेक्ट्रिक करंट्स की अमाउंट को डिस्कस कर सके और ये देख सके कि कौन कौन से फैक्टर्स इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की अमाउंट को अफेक्ट करते हैं। उसके लिए हम लोग एक छोटी सी डायग्राम बनाएंगे। तो हम एक बल्ब लेंगे जिसमें एक इस शेप की मेटालिक सरफेस है जिसको हमने कनेक्ट करना है टू बैटरी। तो एक साइड को हम कनेक्ट कर देंगे विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और जो ये सी टाइप सरफेस है इसको हम कनेक्ट कर देंगे विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि जब इस पर लाइट फॉल करेगी, लाइट फॉल करने से इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे इस मेटल सरफेस में से। वो इलेक्ट्रॉन जो अमिट होंगे वो अट्रैक्ट होंगे इस सरफेस पे, क्योंकि ये वाली सरफेस पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिव बैटरी के साथ कनेक्टेड है और सर्किट में करंट फ्लो करेगा। तो हमें अगर सर्किट में करंट मिल जाए तो हम वहां से आइडिया लगा सकते हैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए हैं। अगर हमें सर्किट में करंट ना मिले तो वहां से हम ये आइडिया लगाएंगे कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं हुए। अब क्योंकि हमें करंट वोल्टेज की वैल्यू भी चेक करनी है और हमें वोल्टेज बैटरी का चेंज करवा के भी देखना है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या फर्क पड़ता है, तो हम इस सिंपल सी डायग्राम की बजाय इसको थोड़ा सा चेंज करके एक डायग्राम और बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे। वो चेंजिंग क्या होगी? उस चेंजिंग में हम लोग इस मेटल सरफेस को सीधा बैटरी की बजाय हम एक रियोस्टेट से कनेक्ट करेंगे, एक पोटेंशियल डिवाइडर से कनेक्ट करेंगे जिसकी हेल्प से हम बैटरी का पोटेंशियल वेरी करवा सकेंगे। ये मैंने एक रियोस्टेट लगा दिया एक बैटरी के साथ। रियोस्टेट का आपको पता है वेरिएबल रेजिस्टर होता है जो कि बिहेव कर सकता है एज ए पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे भी। और ये हमने लगा दी बैटरी और यहां पर इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। अच्छा, तो अब हमें यहां पर एक एमीटर और एक वोल्ट मीटर भी चाहिए वोल्टेज और करंट को चेक करने के लिए। हम यहां पर एक वोल्ट मीटर और एक एमीटर लगा देंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि एमीटर सीरीज में लगता है और वोल्ट मीटर पैरेलल लगता है। तो ये हम लोगों ने लगा दिए ताकि हमारे पास जो भी करंट आ रहा है, जो भी वोल्टेज आ रहा है, उसकी वैल्यू हमें पता लगती रहे। तो ये सेटअप होगा हमारे पास
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कस करने के लिए। अब अगर हम इसी सेटअप से रिलेटेड एक ग्राफ बनाएं, और ग्राफ हम बनाएं दो क्वांटिटीज के दरमियान, वोल्टेज एंड करंट। तो वोल्टेज यहां पर है बैटरी का वोल्टेज, और करंट यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा, जो कि इस कैथोड सरफेस पे लाइट फॉल करने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो अमिट हुए उनको दूसरी साइड के जब पॉजिटिव ने अट्रैक्ट किया तो वो इस सर्किट में फ्लो करने लग जाएंगे। ये वो वाला करंट है जिसको हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट कह रहे थे। अब अगर मैं यहां वाली बैटरी का, ये जो बैटरी है हमारे पास, इसका पोटेंशियल कम ज्यादा करता जाऊं तो करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उसकी क्या रीजन है? उसकी रीजन ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पे बात करें, इस सर्किट से इलेक्ट्रॉनिक करंट की मैं बात करूंगा, इस सर्किट से इलेक्ट्रॉन्स निकले नेगेटिव साइड से, वो यहां पर फ्लो करते हुए आए, इस पॉइंट पे पहुंच गया। इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद वो आगे नहीं जा सकते क्योंकि आगे वैक्यूम है। अब इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद वो आगे नहीं जा सकते क्योंकि यहां पर दरमियान में इंसुलेशन है। ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे किसी किस्म का कोई कंडक्टिंग मटेरियल नहीं है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ नहीं जा सकते। अब होगा क्या कि यहां पर ये इलेक्ट्रॉन फिर दूसरी तरफ लाइट फॉल करने से कैसे जाते हैं? अब जब हम इसके ऊपर लाइट फॉल करते हैं तो लाइट फॉल करने से क्या होता है, क्यों लाइट फॉल करने से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना स्टार्ट हो जाएंगे? तो जब हम लाइट फॉल करेंगे तो इस साइड पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी और वो जंप कर जाएंगे दूसरी तरफ और वो गैप कवर कर जाएंगे। जब वो गैप कवर कर जाएंगे तब सर्किट में करंट फ्लो करने लग जाएगा। तो इस रीजन की वजह से लाइट फॉल करने की वजह से करंट फ्लो करेगा, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं करेगा। अब अगर मैं यहां का वोल्टेज, इस बैटरी का वोल्टेज इंक्रीज करवाता जाऊं तो बैटरी के वोल्टेज इंक्रीज करने से करंट की जंपिंग पे फर्क नहीं पड़ेगा। करंट को जंप लाइट नहीं कराना है, तो जिसकी वजह से करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम वोल्टेज इंक्रीज करवाते भी जाएं तब भी यहां पर करंट पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और करंट क्या रहना चाहिए? करंट हमारे पास सेम रहना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो वोल्टेज चेंज करवाने से करंट चेंज नहीं होगा, तो वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है लेकिन करंट की वैल्यू इंक्रीज नहीं कर रही, इसलिए वाई एक्सिस में ग्राफ में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर हम पोटेंशियल रिवर्स कर दें, जैसा कि ये साइड पॉजिटिव पोटेंशियल की है, तो नेगेटिव पोटेंशियल की साइड ये वाली होगी। अब अगर मैं पोटेंशियल को रिवर्स कर दूं, पोटेंशियल को रिवर्स करने का क्या मतलब है? पोटेंशियल को रिवर्स करने का मतलब क्या है कि जो एंड पहले नेगेटिव था, जो कि ये साइड थी, इसको हम पॉजिटिव कर देंगे। अब जब पॉजिटिव करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल सरफेस से बाहर एमिट हो रहे थे, वो इलेक्ट्रॉन्स वापस इसके अंदर आने लग जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स एमिट होकर, मैं जरा एक और डायग्राम बनाकर थोड़ा सा इसको समझा देता हूं। यहां से इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हो रहे थे वो दूसरी तरफ जा रहे थे क्योंकि दूसरी तरफ पॉजिटिव था। अब जब हमने पोटेंशियल रिवर्स कर दिया, जो नेगेटिव सरफेस थी उसको अब हम लोगों ने अगर पॉजिटिव कर दिया, तो जो इलेक्ट्रॉन्स निकले थे बाहर मेटल सरफेस से लाइट के फॉल होने की वजह से, वो वापस इसी सरफेस में अट्रैक्ट होने लग जाएंगे और वो दूसरी तरफ जंप नहीं करेंगे। अब जब वो दूसरी तरफ जंप नहीं करेंगे, इसका क्या मतलब है कि करंट फ्लो कम हो जाएगा। जब वो दूसरी तरफ सर्किट में फ्लो नहीं कर पाएंगे तो एमीटर कम करंट मेयर करेगा। तो इसका क्या मतलब है कि जब हम पोटेंशियल रिवर्स कर देंगे, उस केस में इलेक्ट्रॉन्स कम होने लग जाएंगे। अब जितना ज्यादा रिवर्स पोटेंशियल हम लोग इंक्रीज करेंगे, उतनी अट्रैक्शन ज्यादा होती जाएगी। जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ निकले हैं वो वापस अंदर की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाएंगे। तो रिवर्स पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज करने से करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। पॉजिटिव पोटेंशियल जो था उसको चेंज करने से करंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब पोटेंशियल रिवर्स होगा तो जितना पोटेंशियल ज्यादा होगा, करंट की अमाउंट उतनी कम होती जाएगी। करंट की अमाउंट कम होती जाएगी, इस चीज को ग्राफिकली हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कि करंट कम होता जाएगा जब हम पोटेंशियल को नेगेटिव इंक्रीज करते जा रहे हैं। नेगेटिव का मतलब वही है कि हमने पोलैरिटी चेंज कर दी है। एक वक्त ऐसा आएगा कि पोटेंशियल इतना ज्यादा हो चुका होगा कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले थे वो वापस अंदर की तरफ आ जाएंगे। उस पोटेंशियल को हम कहेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। सो किस तरह डिफाइन कर सकते हैं हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल को? हम कहते हैं
द रिवर्स पोटेंशियल at which photoelectric current become zero. At which photoelectric current क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उस पोटेंशियल को हम क्या कहेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहेंगे. अब हम बात करते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड किस चीज पे करेगा. अब देखें, अगर हमारे पास इस मेटल सरफेस में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकले, मैं एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूं, एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक और इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक और इलेक्ट्रॉन उसकी एनर्जी है 22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकले जिनकी एनर्जी मैंने यहां पर लिख दी है. अब इन इलेक्ट्रॉन्स में से सबसे ज्यादा एनर्जी जो है वो 22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वाले इलेक्ट्रॉन की है. अब अगर मैं रिवर्स पोटेंशियल एनर्जी, ऑब्वियसली पोटेंशियल लगाने के लिए पोटेंशियल एनर्जी देनी पड़ेगी, तो अगर मैं रिवर्स पोटेंशियल एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल लगा लेता हूं, तो ये जो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला इलेक्ट्रॉन है ये वापस आ जाएगा, लेकिन बाकी तीनों की एनर्जी क्योंकि उससे ज्यादा है तो वो बाहर निकल जाएंगे. इसी तरह अगर मैं 15 के इक्वल लगाऊं तो 15 वाला वापस आ जाएगा और 10 वाला भी आ जाएगा, लेकिन 20 और 22 वाले वापस नहीं आ सकेंगे. इसका क्या मतलब है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स वापस खींचने के लिए मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल. तो जो सबसे ज्यादा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है, अगर हम उसके इक्वल एनर्जी दे देंगे तो उस वक्त जितने भी इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं वो सारे वापस आ गए. इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉपिंग पोटेंशियल पे जो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दी है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है. इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के इक्वल, वो इलेक्ट्रॉन जिसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा थी. तो हम यहां पर ये बात कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है हम क्यू वी से निकालते हैं, पोटेंशियल को यहां पे मैं वी नॉट से रिप्रेजेंट कर लेता हूं, और काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर. यहां पर हम मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं, तो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल आएगी 2q वी नॉट बाय m अंडर रूट. ये हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल आएगी जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अमिट हुए. सो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. इस पोर्शन में हम लोग देखेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट के क्या क्या रिजल्ट्स आए, हमने क्या क्या चेंजिंग की, उससे क्या क्या रिजल्ट्स आए. बाद में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आइंस्टाइन ने उन रिजल्ट्स को किस तरह से एक्सप्लेन किया. सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स में इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि अगर हम लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज करवा रहे हैं तो क्या हो रहा है. तो हम उसी तरह का एक सेटअप लेंगे और मैं ग्राफ बनाऊंगा जो कि हमने वोल्टेज और करंट के दरमियान बनाया था, जो कि स्ट्रेट लाइन था और यहां से किसी पॉइंट पर आकर जीरो हो गया था. उस पॉइंट को हमने कहा था स्टॉपिंग पोटेंशियल. और यहां पर हम लोग दो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की लाइट ले रहे हैं, एक को मैंने यहां पर रेड कलर से शो कर दिया, दूसरे को मैं ग्रीन कलर से शो कर देता हूं. सो लेट्स से ये जो रेड वाली लाइट है इसकी फ्रीक्वेंसी है f1, उसके लिए ग्राफ ये बन गया. अब अगर मैं लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज कर देता हूं, मैं इसको ग्रीन कलर से शो कर देता हूं, मैंने ग्रीन कलर की लाइट फेंक दी. ग्रीन कलर की फ्रीक्वेंसी रेड कलर से ज्यादा होती है, हम सभी जानते हैं. तो अगर मैंने ग्रीन कलर की लाइट इस पे फॉल कर दी तो देखा ये गया कि ग्राफ कुछ इस फॉर्मेशन का बना. उसमें करंट की वैल्यू चेंज नहीं हुई, करंट की वैल्यू सेम रही, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल उसका पहली वाली फ्रीक्वेंसी की कंपैरिजन में ज्यादा हो गया. अब यहां पर दूसरी वाली फ्रीक्वेंसी f2 ग्रेटर थी f1 से, और स्टॉपिंग पोटेंशियल भी उसी फ्रीक्वेंसी के लिए ज्यादा आया. अब ऐसा हो क्यों रहा है, इसकी बात हम करेंगे तब जब हम लोग रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे. अभी हम लोग सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि वो रिजल्ट्स क्या क्या आए थे. सो यहां पे
जो पोटेंशियल है वो सेकंड वाले का ज्यादा है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी। और यहीं से हमें आइडिया होता है, जिस तरह के हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर डिपेंड करती है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि सेकंड केस में एमिट हुए वो ज्यादा होगी देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि फर्स्ट केस में एमिट हुए। अब इन रिजल्ट से हम लोग क्या चीज गेन करते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं ऑन द फ्रीक्वेंसी। सो हम ये चीज लिख लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली रिलेट करें टू द फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल भी डायरेक्टली रिलेट करे टू द फ्रीक्वेंसी। क्या चीज चेंज नहीं हो रही? फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड नंबर ऑफ photo electrons does not vary with frequency। सो ये हमारे पास रिजल्ट्स मिले by changing frequency। Stopping potential and kinetic energy are changing with the frequency, but photoelectric current and number of photoelectrons does not vary with the frequency। Similarly, हम लोग इफेक्ट देखेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट चेंज करने से क्या इफेक्ट होगा। इंटेंसिटी ऑफ लाइट चेंज करने से क्या इफेक्ट होगा? इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन photoelectric effect। सो लाइट का इंटेंसिटी चेंज करने से क्या इफेक्ट होगा, उसके लिए भी हमें दो अलग अलग इंटेंसिटीज की लाइट लेनी पड़ेगी और हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे फ्रॉम द ग्राफ ऑल्सो। सो अगर हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी उसको मैं रेड कलर से शो करूं, ये उसका ग्राफ बनेगा। इसके लिए वोल्टेज V01, इसके लिए जो इंटेंसिटी है उसको मैं आई स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करूं। याद रखिएगा स्मॉल I1 यहां पर इंटेंसिटी के लिए है, क्योंकि कैपिटल आई हमने करंट के लिए इस्तेमाल कर लिया, इसलिए मैं इंटेंसिटी के लिए स्मॉल आई इस्तेमाल करूं। अब अगर मैंने इंटेंसिटी जब चेंज की तो देखा गया कि इंटेंसिटी चेंज करने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट चेंज हो गया, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ा, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम ही रहा। सो अब यहां पर क्या चेंजिंग आ रही है कि जब इंटेंसिटी सेकंड वाले की ज्यादा की गई फर्स्ट वाले से, तो सेकंड वाले का करंट ज्यादा हो गया फर्स्ट वाले से। स्मॉल आई इंटेंसिटीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल आई करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों केस में क्या रहा? सेम रहा। सो यहां से जो हम रिजल्ट्स निकालते हैं वो क्या रिजल्ट्स निकले हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली रिलेट कर रहा है टू द इंटेंसिटी और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी डायरेक्टली रिलेट करेंगे टू द इंटेंसिटी। क्या चीज चेंज नहीं हो रही? चेंज जो नहीं हो रहा वो हो रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट वेरी विथ इंटेंसिटी। इसी तरह अगर हम लोग ग्राफ बना दें बिटवीन करंट एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट, एक्स एक्सिस पे हम इंटेंसिटी रख लेते हैं एंड वाई एक्सिस पे हम लोग करंट रख देते हैं, तो क्योंकि इनका डायरेक्ट रिलेशन है तो इनका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। और अगर हम लोग इसी तरह का एक ग्राफ बना लें बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उसका भी स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन जीरो से स्टार्ट नहीं होगी, बल्कि एक खास वैल्यू से स्टार्ट होगी, एक खास वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट होगी। उस खास वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसकी बात हमने डेफिनेशन में की थी कि एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी चाहिए। क्यों चाहिए उसकी बात हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन में बात करेंगे। वो जो खास फ्रीक्वेंसी चाहिए उस खास फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को डिफाइन किस तरह करते हैं? हम कहते हैं मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड
to emit electrons from metal surface is called threshold frequency. अब आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से आने वाले इन रिजल्ट्स को किस तरह जस्टिफाई किया? रिजल्ट्स क्या थे? रिजल्ट्स यही थे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि वो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे डिपेंड करेगी। इसी तरह फोटो इलेक्ट्रिक करंट या नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करेगी। अब क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर इंटेंसिटी ज्यादा करने का मतलब ये होता है, इंटेंसिटी ज्यादा करने का मतलब है कि लाइट की एनर्जी ज्यादा कर दी है। अब इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर आप ज्यादा इंटेंस लाइट फेंके तो ज्यादा इंटेंस लाइट फेंकने का मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा एनर्जी मिलेगी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इंटेंसिटी ज्यादा करने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इस चीज को आइंस्टाइन ने किस तरह एक्सप्लेन किया? क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी और मैक्स प्लैंक्स उस वक्त क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स प्रेजेंट कर चुके थे, तो आइंस्टाइन ने उसी की कॉन्सेप्ट की हेल्प ली और उसने ये कहा कि अगर हम कंसीडर करें कि जो लाइट है वो कंपोज्ड है ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स, और उन पार्टिकल्स को क्या नाम दिया? फोटॉन्स। जिस तरह मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी में हमने क्वांटा का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, इसी तरह लाइट का क्वांटा बेसिकली फोटोन कहा गया। तो आइंस्टाइन ने ये कहा कि अगर हम लाइट को कंसीडर करें कि लाइट इज कंपोज्ड ऑफ द वेरी लार्ज नंबर ऑफ फोटोन्स, तो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं? उसने ये कहा कि इंटेंसिटी ज्यादा करने का मतलब होगा ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स। ज्यादा इंटेंसिटी मतलब ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स। अब जितनी ज्यादा हम इंटेंसिटी कर रहे थे उतने ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज कर रहे थे। अब फॉर एग्जांपल ये 3 इलेक्ट्रॉन्स है या 4 कर लेते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इस पे हमने फोटोन फेंके और 2 फोटोन फेंके, तो 2 फोटोन एक एक इलेक्ट्रॉन से जाकर हिट करेंगे और एक एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे। लेकिन अगर हम इंटेंसिटी ज्यादा कर देंगे तो इंटेंसिटी ज्यादा करने का मतलब होगा कि हमने नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा किए, तो 2 फोटोन की बजाय अब 3 फोटोन आए, तो जब 3 फोटोन जाकर हिट किए तो 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए। तो इंटेंसिटी ज्यादा करने का मतलब ये हुआ कि हमने नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा कर दिए। तो यहां से हमें ये चीज पता लगती है कि क्यों इंटेंसिटी इंक्रीज करने से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर रहे थे, क्योंकि जितनी ज्यादा इंटेंसिटी उतने ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स, वो उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को जाकर हिट करेंगे और उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, जिसकी वजह से उतना ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी ज्यादा करने का मतलब है कि एनर्जी ज्यादा करना, क्योंकि मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी के अंदर हम ये चीज एक्सप्लेन कर चुके थे कि एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन होता है टू द फ्रीक्वेंसी, और यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट h आता है एंड h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू हमें पता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। सो ये हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू थी। तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग जब हम फ्रीक्वेंसी ज्यादा कर रहे थे तो बेसिकली हम लोग फोटॉन्स की एनर्जी ज्यादा कर रहे थे। तो अगर ध्यान से सुनिएगा ये बात, अगर हम लोग सेम इंटेंसिटी पे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करें तो इसका मतलब होगा कि जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स है वो उतने ही रहेंगे, लेकिन उनकी एनर्जी ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक इंटेंसिटी पे अगर 10 फोटॉन्स आ रहे हैं और अगर हम फ्रीक्वेंसी ज्यादा कर देंगे तो उन 10 फोटॉन्स की अमाउंट सेम रहेगी, 10 ही रहेगी, लेकिन उनकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब एक और चीज, एक और तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं हम इसको। अगर आप रेड लाइट और ब्लू लाइट इसकी बात करें, अगर हमने रेड लाइट और ब्लू लाइट रखी हुई, दोनों की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, और अगर हम दोनों की इंटेंसिटी सेम रख लेते हैं तो सेम इंटेंसिटी का मतलब जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स ब्लू के हैं उतने ही नंबर ऑफ फोटॉन्स रेड के हैं। लेकिन क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, रेड और ब्लू की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है, लेकिन क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है तो दोनों के फोटॉन्स की एनर्जी में डिफरेंस होगा। तो जब वो जाकर इलेक्ट्रॉन को हिट करेंगे तो ब्लू की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, उसकी एनर्जी ज्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा एनर्जी देगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से बाहर आएंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ?
यहां से हमारे पास एक्सप्लेन होता है कि किस तरह फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है। अब अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करी है तो उनको वापस खींचने के लिए हमें उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लगानी पड़ेगी, जिसकी वजह से जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो भी इंक्रीज कर जाएगा। सो यहां तक हमें ये पता लगा कि अगर हम लाइट को कंसिडर करें कि लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स, तो हम इस चीज को, इन रिजल्ट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी तरह जो एक्सपेरिमेंटली लाइट फॉल करने से इन नैनो सेकेंड्स इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट एमिटिंग, लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर, क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एमिट करने में थोड़ा टाइम लगना चाहिए था। अगर हम लाइट को वेव कंसीडर करें क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग, तो इलेक्ट्रॉन्स उन वेव को ऑब्जॉर्व करेंगे, एक्साइट होंगे, अपनी आउटर मोस्ट शेल में जाएंगे और वहां से फिर एमिट होकर मेटल सरफेस से लीव करेंगे। इसमें कुछ टाइम कंज्यूम होगा, लेकिन जैसे ही लाइट फॉल की, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि इलेक्ट्रॉन्स नैनो सेकंड में निकलने लगे। उसकी रीजन थी हेड ऑन कोलिजन। अगर हम लाइट को फोटोन कंसीडर करें, पार्टिकल कंसीडर करें, तो वो फोटोन जाकर डायरेक्ट हेड ऑन कोलिजन कर रहे थे इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे थे, जिसकी वजह से वो इन नैनो सेकंड्स बाहर आ रहे थे। इसी तरह अगर हम बात करें बिटवीन द ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड काइनेटिक एनर्जी, तो ग्राफ कुछ इस तरह से बना था। अब ये हमने कहा था कि एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे ही इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना स्टार्ट होंगे, क्यों कि एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। लेकिन इससे पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी फॉल हुई उस पे इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं निकले? इसको भी एक्सप्लेन किया आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन ने कहा कि बेसिकली जब हम लाइट फेंकते हैं, तो क्योंकि मेटल के अंदर, मेटल सरफेस में भी न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, जो जिसकी वजह से न्यूक्लियस बाइंड है उस मेटल सरफेस में, तो उनको भी ओवरकम करने के लिए हमें कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जब तक हम उन न्यूक्लियर फोर्सेस से ज्यादा एनर्जी नहीं देंगे, इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस लीव नहीं करेंगे। और एनर्जी ज्यादा देने का मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा देना। तो एक खास फ्रीक्वेंसी देने का मतलब यह है कि हम एक खास एनर्जी दे रहे हैं जिसपे इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना स्टार्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियर पुल्स को ओवरकम करके मेटल सरफेस से बाहर आएंगे। अब अगर हम इसी लाइन को, इसी ग्राफ को इनहेंस करें, तो यहां पर ये जो पॉइंट जो इंटरसेक्ट करेगी वाई एक्सिस को, ये वो एनर्जी होगी जो कि रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन्स को मेटल सरफेस से निकालने के लिए। इस एनर्जी को हम कहते हैं वर्क फंक्शन। क्या होगा वर्क फंक्शन? वर्क फंक्शन हम कहते हैं मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to emit electrons from metal surface। आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग जो भी फोटोन की एनर्जी है वो सबसे पहले कन्वर्ट होगी वर्क फंक्शन में। वर्क फंक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन्स को मेटल सरफेस से बाहर निकालेगी। जो बाकी बची हुई एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो फोटोन की एनर्जी हम एच से निकालेंगे, वर्क फंक्शन को हम 5 से रिप्रेजेंट करें, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन। इस आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन को हम एक और फॉर्मेशन में भी लिख सकते हैं। वो क्या? अगर हम इस ग्राफ को देखें तो इस ग्राफ में हम ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब फ्रीक्वेंसी एफ नॉट की इक्वल है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो है। यही कंडीशन अगर हम यहां पर पुट करें कि अगर हम फ्रीक्वेंसी एफ नॉट की इक्वल रखते हैं तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो है, ये कंडीशन अगर मैं यहां पर लगाऊं तो फिर एच एफ नॉट किसी को निकल आएगा 5, और ये वैल्यू वापस इसी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास एच एफ इज इक्वल टू एच एफ नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये भी हमारे पास आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन निकल आएगी। और ये जो अबव इक्वेशन है, यहां से हमें रिलेशन मिलता है वर्क फंक्शन का। और वर्क फंक्शन की डिपेंडेंस भी हमें पता होनी चाहिए कि वर्क फंक्शन जो है उसकी डिपेंडेंस क्या है। तो वर्क फंक्शन डिपेंड करता है ऑन द
टाइप ऑफ मेटल, किस टाइप का मेटल रखा हुआ है इस पे वर्क फंक्शन डिपेंड करेगा। और यहां से हम फाइ को कह रहे हैं कि वो एच एफ नॉट की इक्वल है, और एच एफ नॉट वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा से हम लोग सी इज इक्वल टू एफ लैम्डा लिख सकते हैं, और यहां से एफ लिख सकते हैं सी बाय लैम्डा। तो अगर यहां पर पुट करें तो सी बाय लैम्डा नॉट निकल आएगा। तो जिस तरह एफ नॉट यहां पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी, लैम्डा नॉट यहां पर कट ऑफ वेवलेंथ है। सो कट ऑफ वेवलेंथ क्या होगी, जिस तरह हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को डिफाइन किया था कि द मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच इज रिक्वायर्ड टू एमिट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस, इसी तरह अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम है तो वेवलेंथ मैक्सिमम होनी चाहिए, क्योंकि दोनों का इनवर्स रिलेशन है। तो हम ये कह सकते हैं कि द मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर टू एमिट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल surface।